अब इन दोनों की बातचीत चल रही होती है कि तभी डिटेक्टिव रसल को जोर से लात मारता है और रसल को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। और जैसे ही वह रसल का मास्क हटाने वाला होता है तभी वहां पर रसल का साथी आ जाता है जिसके पास गन होती है और वह उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन वो डिटेक्टिव को कुछ भी नहीं करते और उसे बाहर छोड़ देते हैं। बाहर आने के बाद डिटेक्टिव समझ जाता है कि उनका प्लान बहुत ही मजबूत है। रसल बहुत ही चालाक इंसान है, उसने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की है और ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि रसल ने डिटेक्टिव से यह कहा था कि मैं जानता हूँ कि कानून के हिसाब से जब तक हम किसी होस्टेज को मारते नहीं है तब तक पुलिस अंदर आकर हम पर हमला नहीं कर सकती। अब डिटेक्टिव ने रसल को जो लात मारी थी उससे रसल काफी गुस्सा हो जाता है और एक आदमी को ऊपर छत पर ले जाकर कैमरे के सामने उसे गोली मार देता है। इस बात से पूरा माहौल बदल जाता है और डिटेक्टिव कहता है कि अब जाकर रॉबर्स ने गलती कर दी, जिसके बाद डिटेक्टिव पुलिस की एक टीम को अंदर भेजने का फैसला करता है और उसके बाद पुलिस की एक टीम बैंक के अंदर घुसने की तैयारी करने लग जाती है। लेकिन तभी डिटेक्टिव को ख्याल आता है कि रॉबर्स का लीडर बहुत ही चालाक है और वह ऐसी गलती नहीं कर सकता। क्या पता उस आदमी को शूट करने के पीछे भी कोई प्लानिंग हो और उसे हमारी हर एक चाल का पहले से पता हो। ये सब सोचते ही उसे याद आता है कि जिस दाढ़ी वाले लड़के को उन्होंने सबसे पहले छोड़ा था, जिसके गले में उन्होंने मैसेज लटका कर भेजा था, शायद उस बॉक्स के अंदर कुछ न कुछ है। और जब वह उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है, यानी कि उस ट्रांसमीटर से रॉबर्ट्स उनकी सारी बातें सुन रहे थे और उन्हें यह भी पता है कि किस तरह पुलिस आकर उन पर हमला करने वाली है। ये सब समझते ही डिटेक्टिव जल्दी से उस पुलिस टीम के हेड से बात करता है जो अभी बैंक के अंदर जाने वाला है। डिटेक्टिव उसे सारी बात समझाता है कि रॉबर्ट्स को हमारी प्लानिंग के बारे में पता है, हो सकता है उन्होंने पहले से ही तुम्हारे लिए बम फिट करके रखे हों, इसलिए तुम वापस आ जाओ। लेकिन वह ऑफिसर वापस आने से मना कर देता है और कहता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, यानी कि अब वह उन पर हमला करेगा। और अंदर रसल को और उसके तीनों लोगों को पता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अंदर आती, रसल जल्दी से बैंक के अंदर स्मोक कर देता है और यहाँ पर जितने भी होस्टेज होते हैं वह सबको भागने के लिए कहता है और एक एक करके सबके सब दौड़ते हुए बैंक से बाहर निकल जाते हैं। सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गोली किस पर चलाए। अब यहाँ पुलिस सभी लोगों को घेर लेती है और एक एक करके सभी को जमीन पर लिटाकर उनके हाथ पैर बांध देती है और पुलिस की एक टीम बैंक के अंदर चली जाती है, जहां बैंक के अंदर पुलिस बैंक का कोना कोना चेक करती है। लेकिन वहां पर पुलिस को रॉबर्ट्स का नामो निशान तक नहीं मिलता, क्योंकि रॉबर्ट्स होस्टेज में घुल मिलकर बाहर निकल गए थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि रसल के जो 3 साथी थे वो तो हॉस्टेजेस के साथ बाहर आ गए थे, लेकिन रसल उनमें शामिल नहीं था और किसी को पता नहीं था कि रसल कहां और किस जगह पर है। रसल किसी भूत की तरह अचानक गायब हो गया था। अब यहाँ पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो इन लोगों में चोरों को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि इन सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। हालांकि यहाँ पर सभी लोग पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और पुलिस सभी को एक बस में बैठाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। पुलिस जब बैंक की तिजोरी के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि रॉबर्ट्स अपने साथ 1 रुपया भी नहीं लेकर गए और बैंक का सारा पैसा वैसा का वैसा ही पड़ा है और साथ ही साथ जो उनके हथियार थे वह सब नकली थे, जिससे किसी को मारा नहीं जा सकता। तभी पुलिस को वहाँ वह कपड़ा भी मिलता है जिस पर रेड कलर लगाया गया था, यानी कि जिस आदमी को छत पर गोली मारी गई थी। दरअसल किसी को गोली लगी ही नहीं थी, वह सिर्फ एक दिखावा था। पुलिस ने पूरे बैंक का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वह खड्डा भी नहीं जो शुरुआत से रॉबर्ट्स खोद रहे थे। डिटेक्टिव को समझ नहीं आ रहा था कि चोर बैंक में चोरी करने घुसे, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं चुराया और अचानक भूत की तरह गायब हो गए। पुलिस को बस ये पता होता है कि जितने लोग बाहर हैं उनमें वो 3 रॉबर्स भी हैं जिन्होंने इन सबको बंदी बनाया था। लेकिन डिटेक्टिव को एक बात कंफर्म होती है कि उनमें उनके प्लान का जो मास्टरमाइंड यानी कि रसल, वह उनमें नहीं है, क्योंकि डिटेक्टिव ने रसल की हाइट, कलर और आवाज पहचान ली होती है और अगर वह उनमें होता तो डिटेक्टिव उसे पहचान लेता। रसल ने यह सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से प्लान किया था कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी किसी को पकड़ नहीं सकती थी। आपको कहानी का वह पल याद होगा जब हॉस्टेजेस में बैठा एक लड़का अपना मास्क उतार लेता है और उसके बाद वहाँ पर रसल आता है। रसल खींचते हुए उसे दूसरे कमरे में ले जाता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता, वह उन 4 रॉबर्स में से एक रॉबर होता है और वह जानबूझकर लोगों के सामने अपना मास्क उतारता है ताकि लोग यह यकीन करें कि वह भी इन्हीं में से एक है। और अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उन्हें इस लड़के पर शक होता है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता, बल्कि एक लड़की यह गवाही देती है कि यह लड़का भी हमारे साथ था और इसकी वजह से हम परेशान
परेशानी में आने वाले थे क्योंकि इसने अपना मास्क उतार दिया था, जिसके बाद रॉबर्स ने इसे बहुत मारा था। ये सब सुनकर पुलिस इस लड़के को छोड़ देती है। अब इन रॉबर्स के साथ एक लड़की भी थी जिसे वह स्टीवी के नाम से बुलाते थे। और आपको याद होगा कि स्टीवी ने जब 4 लोगों को रूम के अंदर बंद किया और फिर बाहर आकर चिल्लाते हुए ड्रामा करने लगी, जिसके बाद रसल स्टीवी को भी हॉस्टेजेस के बीच में बिठा देता है और अब वह 4 हॉस्टेजेस गवाही दे देते हैं कि यह भी हमारे साथ थी। साथ ही स्टीवी काफी कॉन्फिडेंस से पुलिस को जवाब देती है, जिससे वह पुलिस का शक खुद पर से दूर कर लेती है। और उनका जो तीसरा साथी था उसे तो खुद डिटेक्टिव ने हॉस्टेजेस के बीच में बैठा देख लिया था। जब डिटेक्टिव बैंक के अंदर गया था तो आखिर में रसल उसे एक रूम के अंदर लेकर गया, जहाँ रूम में 3 ऐसे लोग थे जिनके मुंह पर मास्क नहीं था। दरअसल यह तीनों रॉबर्स थे और जानबूझकर इन तीनों को बिना मास्क के दिखाया गया ताकि डिटेक्टिव को यकीन हो जाए कि ये तीनों हॉस्टेजेस हैं। अब डिटेक्टिव ने खुद इस तीसरे आदमी को हॉस्टेजेस की हालत में देखा था, इसलिए डिटेक्टिव इस तीसरे चोर को भी छोड़ देता है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव का सीनियर आता है और डिटेक्टिव सीनियर से कहता है कि ये सब कुछ एक परफेक्ट प्लान था। रॉबर्स ने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैप्टन कहता है कि हमें अब इस केस को बंद करना होगा क्योंकि किसी का खून नहीं हुआ, एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ और न ही किसी ने इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई रिपोर्ट लिखवाई है। तो इस तरह हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन डिटेक्टिव इतनी आसानी से केस बंद नहीं करना चाहता था और वह अब भी इस केस की सच्चाई जानने में लग जाता है। और जब वह बैंक के डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि बैंक में सभी लॉकर्स मौजूद हैं, लेकिन लॉकर नंबर 392 गायब है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इससे डिटेक्टिव को शक होता है कि जरूर उस लॉकर में कुछ कीमती सामान था जिसे इन रॉबर्स ने चोरी कर लिया और यही वजह थी कि रॉबर्स ने ढेर सारे पैसे छोड़कर सिर्फ उसी तिजोरी से वह कीमती सामान चुरा लिया। दूसरी तरफ हम बैंक के मालिक आर्थर को देखते हैं, जिसके पास मैडलेन आती है और वह आर्थर को कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए थे वह लुटेरे अपने साथ ले गए और वह डॉक्यूमेंट्स लुटेरे अपने साथ इसलिए ले गए ताकि अगर वह लोग फ्यूचर में कहीं फंस जाएं तब वह इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके तुम्हें मजबूर करेंगे ताकि तुम उसे छुड़वाओ। मैडलेन कहती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, उस लॉकर में उन पेपर्स के अलावा भी कुछ था, नहीं तो वह लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते और मैं जानती हूँ कि वहाँ तुमने ढेर सारे हीरे रखे थे। दरअसल उस लॉकर के अंदर बहुत ही कीमती हीरे थे, इसलिए रॉबर्स सारे हीरे लेकर वहां से निकल जाते हैं और पैसों को हाथ भी नहीं लगाते। आर्थर कहता है कि उन हीरों के साथ वहां पर एक बहुत ही कीमती रिंग भी थी जो कि एक पेरिस के बहुत बड़े बैंकर की पत्नी की थी और वह बैंकर मेरा दोस्त था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया गया। मैं चाहता तो मैं उसे बचा सकता था, लेकिन नाजी सोल्जर्स ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बचाया। आखिर में आर्थर मैडलेन को एक चेक देकर कहता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा उसका बाहर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए और मैडलेन चेक लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह से दिन गुजरते हैं और हमें 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि रसल कहीं और नहीं बल्कि अभी भी उसी बैंक में है। आपको वह पल याद होगा जब रसल एक स्टोर रूम में आता है और स्टोर रूम को देखकर रसल कहता है कि यह जगह बिल्कुल परफेक्ट है, ये वही स्टोर रूम होता है। दरअसल रसल और उसके लोगों ने पीछे के जो शेल्व्स होते हैं उन्हें आगे शिफ्ट कर दिया होता है और इसे सेम टू सेम उसी तरह से लगा दिया होता है जिस तरह से वह पहले थे। और पिछले 1 हफ्ते से रसल यहीं पर छुपा हुआ था और उन्होंने जो खड्डा खोदा था वह इसलिए खोदा गया था ताकि रसल को वॉशरूम जाने के लिए कभी भी बाहर न निकलना पड़े। इस तरह से 1 हफ्ता गुजरने के बाद रसल उस लॉकर में से चुराए गए सारे हीरे एक बैग में रख लेता है और बैंक से निकलने लगता है। और जब वह बैंक से निकल रहा होता है तो उसी पल डिटेक्टिव भी बैंक के अंदर आ रहा होता है। हालांकि रसल को यह बात पता होती है क्योंकि बाहर जो उसके लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं उन्होंने डिटेक्टिव के आने की खबर रसल को दी होती है। और जब रसल डिटेक्टिव के पास से गुजरता है तब रसल जानबूझकर डिटेक्टिव से टकराता है। डिटेक्टिव रसल को पहचान नहीं पाता और जिस तरह से रसल ने डिटेक्टिव से वादा किया था कि मैं तुम्हारे सामने से होते हुए इसी मेन गेट से बाहर निकलूंगा, तब वादे के अनुसार रसल उसी मेन गेट से बाहर निकलता है। और इस तरह से ये लोग एक परफेक्ट बैंक रॉबरी को अंजाम दे देते हैं जिसमें न कोई चोरी हुई न कोई पकड़ा गया और ये लोग करोड़पति बन गए क्योंकि उन्होंने ऐसे हीरे चुराए थे जो कभी रिकॉर्ड में तय ही नहीं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बैंक के उन सेफ डिपॉजिट के पास पहुंचता है और वहां डिटेक्टिव लॉकर नंबर 392 को खोलता है जो इस बैंक के ओनर का है। लॉकर खोलने के बाद डिटेक्टिव देखता है कि इसमें एक च्यूइंग गम और एक बहुत ही कीमती रिंग है, जिसे देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि लुटेरों ने मुझसे पहले ही इस लॉकर को खोल दिया है और ये वही रिंग होता है जिसके बारे में आर्थर ने मैडलेन को बताया था। साथ ही साथ लुटेरों ने उसी लॉकर में डिटेक्टिव के लिए एक मैसेज भी छोड़ा होता है जिस पर लिखा था फॉलो द रिंग। डिटेक्टिव समझ जाता है कि यह रिंग उस शार्प माइंड चोर ने मेरे लिए छोड़ी है और वह चोर चाहता है कि डिटेक्टिव सच्चाई को लोगों के सामने लाए। जिसके बाद डिटेक्टिव सीधे बैंक के ओनर आर्थर के पास जाता है और आर्थर से पूछता है कि तुम्हारे बैंक से क्या चोरी हुआ है, जिस पर आर्थर जवाब देता है कि कुछ भी नहीं। तब डिटेक्टिव उस अंगूठी को बाहर निकालता है और आर्थर से कहता है कि मैं जल्द ही सच्चाई दुनिया वालों के सामने ला दूंगा। इसके बाद डिटेक्टिव वहां से निकलकर सीधे मैडलेन के पास जाता है जहां मेयर भी मौजूद होता है। मैडलेन डिटेक्टिव को मुबारकबाद देते हुए
हुए कहती है कि तुम पर से $1.5 लाख का आरोप हटा दिया गया है। ये सुनकर डिटेक्टिव खुश हो जाता है, पर डिटेक्टिव को पता था कि ये दोनों भी आर्थर की तरह धोखेबाज हैं। इसलिए डिटेक्टिव इन दोनों को यूएस वॉर क्राइम डिपार्टमेंट का नंबर देकर कहता है कि तुम्हें आर्थर के खिलाफ केस करना होगा, कि आर्थर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मासूम लोगों का खून बहाकर खुद को अमीर किया, और अगर तुम दोनों ने यह सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाई तो मैं तुम दोनों को भी एक्सपोज कर दूंगा कि तुम दोनों भी बैंक रॉबरी केस में आर्थर के साथ मिले हुए थे। इसके बाद डिटेक्टिव अपने घर आता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है, और जब वह अपनी कोट की जेब में हाथ डालकर सामान निकाल रहा होता है तभी उसे एक छोटा सा डायमंड मिलता है। शुरू में डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आता कि यह मेरे जेब में कैसे आया, पर तभी उसे याद आता है कि जब मैं बैंक के अंदर जा रहा था तब मेरे साथ एक आदमी टकराया था और उसी आदमी ने मेरे जेब में यह हीरा डाला, और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उस बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड था। दरअसल रसल उसकी जेब में हीरा 2 वजह से डालता है। एक वजह यह थी कि उसने जो वादा डिटेक्टिव से किया था कि मैं तुम्हारे सामने गेट से निकलूंगा, और दूसरी वजह यह थी कि जब बैंक के अंदर डिटेक्टिव रसल से मिलने आया था तब डिटेक्टिव ने रसल से कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ डिटेक्टिव इस हीरे को देखकर मुस्कुराता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।